दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की तरह साउथ और नॉर्थ कोरिया का भी हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। ऐसे में रोजाना इन दोनों देशों के बीच होने वाले संघर्ष से अक्सर अखबारों का बाजार गरमाया रहता है। पर इन सब के बीच सन 1971 में साउथ कोरिया की सरजमी से हजारों फीट ऊपर आसमान में कुछ ऐसा होता है जिससे दुनिया भर के देश हैरत में पड़ जाते हैं। आज की हमारी ये कहानी इसी सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे पर्दे पर बेहद उम्दा तरीके से न केवल उतारा गया है बल्कि इसकी कास्टिंग की काबिले तारीफ भी की गई है। मूवी का नाम है हाईजैक 1971 और इसकी IMDb रेटिंग है 6.9 आउट ऑफ 10। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी इस कहानी की शुरुआत 1969 के दौर से होती है, जहां साउथ कोरिया एयरफोर्स के दो पायलट ताई इन और उसका साथी डोंग चेओल हवा में करतब दिखाते हुए समुद्री सीमाओं की पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें कंट्रोल रूम से सूचना मिलती है कि एक प्लेन को हाईजैक करके यहां से नॉर्थ कोरिया लेकर जाया जा रहा है और उन्हें किसी भी तरीके से उसे रोकना होगा। प्लेन में कुल 51 यात्री सफर कर रहे थे। जब वो दोनों प्लेन के नजदीक जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी खिड़की पर सभी यात्री आंख गड़ाए बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो रहम की भीख मांग रहे हों। ताई इन सिग्नल से प्लेन के पायलट से संपर्क करने की कोशिश करता है और सामने उसे कॉकपिट पर उसका दोस्त मिनसू नजर आता है। वो मिनसू को बोलता है कि तुम नॉर्थ कोरिया की तरफ जा रहे हो, प्लेन को यहीं से मोड़ लो। मगर वो चाहकर भी उसकी बात का जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि उसकी कनपटी पर आतंकवादियों ने बंदूक जो लगाई हुई थी, जिससे ताई इन को समझते देर नहीं लगती कि वाकई ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। इसी बीच ताई इन को ऊपर से आदेश आता है कि प्लेन के इंजन पर फायर करके उसे पानी में क्रैश होने पर मजबूर कर दो, जिससे कि साउथ कोरियाई नौसेना अपने लोगों को बचा लेगी। पर ताई इन का दिल इस बात की गवाही नहीं दे रहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अगर गलती से भी निशाना फ्यूल टैंक पर लग गया तो प्लेन हवा में ब्लास्ट हो जाएगा, जिससे काफी बेगुनाह लोगों की जान चली जाएगी। इसीलिए वो कुछ भी ना करके प्लेन को शांति से नॉर्थ कोरिया जाने देता है। कुछ ही समय बाद प्लेन नॉर्थ कोरिया पहुंच जाता है। वहीं ताई इन और डोंग चेओल को कमांडर अपने ऑफिस में बुलाकर खूब फटकार लगाते हैं। वो कहते हैं कि इनकी इस गलती की वजह से 51 लोगों की जान खतरे में पड़ चुकी है। क्या इंजन को शूट करना तुम्हारे जैसे काबिल ऑफिसर के लिए इतना मुश्किल था? जवाब में ताई इन उन्हें बोलता है कि अगर मैं ऐसा करता तो वो लोग नॉर्थ कोरिया पहुंचने से पहले ही मारे जाते। अभी कम से कम वो जिंदा तो हैं। कमांडर कहता है कि तुम्हारे इस फैसले की वजह से सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारा परिवार भी भुक्तभोगी बनेगा और तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। अब ताई इन अपनी पत्नी के साथ वापस घर आ जाता है, जहां पर उसके घर के सामने कुछ लोगों ने गद्दार लिखा हुआ था, क्योंकि उनको लगता था कि ताई इन की वजह से आतंकवादियों का मिशन कंप्लीट हुआ था। ताई इन उन शब्दों को साफ कर अपनी पत्नी के साथ घर पर रहकर खुशी खुशी दिन गुजारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें योंग दाई नाम के एक लड़के से रूबरू कराया जाता है, जो कि साउथ कोरिया जेल में कैदी था और आज उसकी रिहाई है। इसके कुछ दिनों बाद हाईजैक में अगवा किए गए लोगों को नॉर्थ कोरिया से रिहा कर दिया जाता है। मगर हैरत की बात ये थी कि 51 में से सिर्फ 39 लोगों को ही आजाद किया गया था, जिसे देखकर ताई इन को काफी बुरा महसूस होता है और वो सोचता है कि अगर मैं उस दिन शूट कर देता तो ही अच्छा था। कम से कम इन 12 लोगों की जिंदगी खतरे में तो न पड़ती। न जाने उनके साथ क्या सुलूक किया जा रहा होगा। दरअसल जिन 12 लोगों को नॉर्थ कोरिया की सरकार ने नहीं छोड़ा था, वो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट थे, जिनसे वहाँ की सरकार अपने लिए काम करवाती है। और जिस आदमी ने प्लेन को हाईजैक किया था उसे वहाँ पर काफी दौलत और शोहरत के साथ नवाजा जाता है। धीरे धीरे इस घटना को 2 साल बीत जाते हैं और हमें साउथ कोरिया का सोक्शो एयरपोर्ट दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही छोटा एयरपोर्ट होता है, लेकिन यहाँ पर भीड़ दशहरे के मेले जितनी होती है। यहाँ पर गिम्पो जाने के लिए एक फ्लाइट आती है, जिसे कोई और नहीं बल्कि ताई इन उड़ाने वाला था। दरअसल नौकरी से निकल जाने के बाद उसे बतौर कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिल गया था, पर 2 साल पहले की वो घटना आज भी उसको अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाए जा रही थी, क्योंकि आज भी वो 12 लोग वापस नहीं लौटे थे, जिसका दोषी ताई इन खुद को ही समझता है। यहाँ तक कि प्लेन के क्रू मेंबर्स भी पीठ पीछे उसके बारे में काफी उल्टा सीधा बोलते थे।
तभी उसका कप्तान ग्यूसिक उससे पूछता है कि आखिर तुमने उस दिन प्लेन पर हमला क्यों नहीं किया था, जिस पर ताई इन कहता है कि मुझे अपने दोस्त मिन्सू की पड़ी थी। उसके चेहरे के हाव भाव साफ साफ मुझे शांत रहने के निर्देश दे रहे थे, जिसकी वजह से मैंने अपने हाथ पीछे कर लिए। ग्यूसिक उसकी दुख भरी कहानी सुनने के बाद उसकी हौसला अफजाई करते हुए बतौर कमर्शियल पायलट जिंदगी के इस नए सफर के लिए बधाइयां देता है। इसी दौरान हम यहाँ पर योंग डाई नाम के उस लड़के को भी देखते हैं जो शायद इसी फ्लाइट में सफर करने वाला था। आपको बता दें कि ये वो दौर था जब पैसेंजर्स की सीट ऑनलाइन बुक या फिर पहले से रिजर्व नहीं रहते थे। सबको एक आम टिकट लेने के बाद गेट खुलने का इंतजार करना पड़ता था, जिसके बाद जो जिस सीट पर बैठना चाहे बैठ सकता था। सभी यात्री दरवाजा खुलते ही प्लेन की तरफ दुम दबाकर भागने लगते हैं और जो जहां जगह पाता है वहीं बैठ जाता है। इनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कॉर्नर की सीट चाहिए होती है, तो कुछ खिड़की के पास बैठकर बाहर आसमान का नजारा देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच मतभेद भी हो जाते हैं। मगर प्लेन पर मौजूद एयर होस्टेस ओके सून किसी तरीके से उनके बीच कॉम्प्रोमाइज करवाकर चीजों को सुलझा देती है और फिर प्लेन हवाई यात्रा के लिए निकल पड़ता है। योंग डाई एक बूढ़ी औरत के पास बैठा होता है जो उसे खाने के लिए कुछ अंडे देती है और फिर उससे पूछती है कि तुम अकेले सफर क्यों कर रहे हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? जिस पर वो बताता है कि मेरे माँ बाप की बहुत साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है, मैं अपने भाई के पास रहने के लिए जा रहा हूँ। फिर थोड़े समय बाद योंग डाई अपने बैग को खोलकर उसमें से एक बॉम्ब निकालता है और बूढ़ी औरत से कहता है कि तुम्हें सियोल पहुंचने में थोड़ा और वक्त लगने वाला है। जिसके बाद वो उस बॉम्ब को सामने वाले दरवाजे पर फेंक देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और सभी लोग सहम जाते हैं। बॉम्ब फटने की वजह से प्लेन के बीचों बीच छेद हो जाता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर तेजी से नीचे गिरने लगता है, क्योंकि अब एयरप्लेन के अंदर हवा पास हो रही थी और प्लेन में मौजूद सभी सामान बाहर की तरफ जा रहे थे। यात्रियों के बीच दहशत का माहौल फैल जाता है, मगर कॉकपिट के अंदर बैठे पायलट ताई इन और ग्यूसिक को अभी भी नहीं पता था कि अंदर क्या चल रहा है। वो तो बस किसी तरह प्लेन को संभालने की जोर आजमाइश में लगे हुए थे। इसी दौरान योंग डाई द्वारा लगाया गया एक बॉम्ब कॉकपिट के दरवाजे को तोड़ देता है, जिससे प्लेन की हालत और भी बदतर हो जाती है। और फिर यहाँ पर हाथों में एक और बॉम्ब लिए योंग डाई पहुँचता है। वो ग्यूसिक की गर्दन पर चाकू रखते हुए कहता है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है और अगर तुम सबकी सलामती चाहते हो तो प्लेन को फौरन नॉर्थ कोरिया की तरफ मोड़ दो, वरना मेरे पास इतने बॉम्ब्स हैं कि अगर ब्लास्ट करने पर आ गया तो मेरे साथ साथ तुम सब भी मरोगे। ताइन उससे कहता है कि हम ऐसे जल्दबाजी नहीं कर सकते, पहले मुझे प्लेन की हालत का जायजा लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरा प्लेन हिल रहा है और ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारे ब्लास्ट करने से पहले ही हम सब ऊपर वाले को प्यारे हो जाएंगे। ग्यूसिक को कमान सौंपने के बाद ताइन कॉकपिट के बाहर निकलता है तो देखता है कि फर्श पर एक बहुत बड़ा छेद हो रखा है, जिससे अंदर का संतुलन बिगड़ रहा है। इसीलिए वो सबसे पहले उसके ऊपर एक सूटकेस रखकर किसी तरीके से हवा को अंदर आने से रोकता है। फिर एयर होस्टेस ओके सून को संभालते हुए कहता है कि ये प्लेन हाईजैक हो गया है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अब सारे यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है, इसीलिए सबसे पहले तुम घायल लोगों को फर्स्ट एड देने की व्यवस्था करो। इस दुर्घटना में प्लेन का मार्शल भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसी बीच एक यात्री का पैसा धमाके की वजह से उड़कर बाकी की सीटों पर चला गया था, जिसे बटोरने के लिए वो उन्हें इर्द गिर्द ढूंढने लगता है। तभी योंग डाई उसको पकड़कर कहता है कि यहाँ पर तुम्हारी जान पर बनी है और तुम्हें पैसों की पड़ी है। जानते हो मेरे हाथ में क्या है? अगर तुम सब में से कोई भी अपना सर एक सेकंड के लिए भी ऊपर करेगा तो इससे तुम लोगों की धज्जियां उड़ा दूंगा। अब कोई भी सियोल नहीं जा रहा है, बल्कि हम लोग नॉर्थ कोरिया जा रहे हैं, इसीलिए अच्छा होगा कि प्लेन में शांति बनाए रखो। उधर मौका पाते ही ग्यूसिक कंट्रोल रूम को हाईजैक होने की खबर देने की कोशिश करता है, मगर तभी वहाँ योंग डाई आकर उसका हैंडसेट तोड़ देता है और काफी पिटाई भी करता है। साथ ही साथ उसे धमकी भी देता है कि अगर उन दोनों में से किसी एक ने भी गलती से रेडियो के सिग्नल को ऑन किया तो वो बॉम्ब यहीं पर फट जाएगा। ताइन उसकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ कहता है कि बस तुम शांत रहो, बाकी जहाँ कहोगे हम प्लेन को वहाँ लेकर जाएंगे। और फिर ओके सून पायलट ग्यूसिक को फर्स्ट एड देने लगती है। ग्यूसिक उससे पूछता है कि आखिर तुम नॉर्थ कोरिया क्यों जाना चाहते हो? वो देश हमसे बेहतर तो कहीं से नहीं है, तो फिर वहाँ तुम्हें ऐसा क्या मिलने वाला है? जिस पर योंग डाई बताता है कि मुझे वहाँ पर पहुँचते ही $2 मिलियन मिलने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले जिस व्यक्ति ने प्लेन को हाईजैक किया था उसकी भी वहाँ की सरकार ने खूब खातिरदारी की थी और अच्छी खासी नौकरी के साथ ढेर सारे पैसे से नवाजा था।
मैं भी प्लेन को ले जाकर सरकार से एक बेहतर रकम की मांग करूंगा और फिर मेरी जिंदगी ऐश से गुजरेगी। साथ ही साथ वो उस आदमी की फोटो भी दिखाता है जिसने 2 साल पहले प्लेन को हाईजैक किया था और यहीं पर ताई-इन को अपना बीता हुआ अतीत याद आ जाता है। वो ये भी बताता है कि उन 11 लोगों में से उसका भाई भी एक था जो कि अब कोरिया में एक अच्छे पद पर मौजूद है और अपनी जिंदगी बेहतरीन तरीके से जी रहा है और अब वो भी वहाँ जाकर अपने भाई के साथ खुशी खुशी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ एक बूढ़ा पैसेंजर कुछ यात्रियों से कह रहा होता है कि वो अकेला है और हम काफी सारे लोग हैं, अगर थोड़ी सी हिम्मत जुटा ली जाए तो इसे दबोच सकते हैं। जिसके बाद कुछ यात्री उसकी इस बात में हामी भर लेते हैं क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि अगर वो नॉर्थ कोरिया पहुंच गए तो साउथ कोरिया की गवर्नमेंट फिर उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी और तो और अगर किसी भी तरीके से वहां से वापस भी आ गए तो उन्हें गद्दार ही कहा जाएगा। इसीलिए बेहतर होगा योंगडाई को पकड़कर अपनी जान बचा लें, वरना ऐसा मौका बाद में नहीं मिलने वाला। थोड़ी देर बाद जब योंगडाई उस बूढ़े पैसेंजर के पास आता है तो वो उसे पकड़ तो लेता है, मगर जिन बाकी लोगों ने उसका साथ देने के लिए कहा था उनमें से कोई भी आगे नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में झड़प हो जाती है और हम देखते हैं कि योंगडाई के हाथ में बंदूक लग जाती है। वो बूढ़े पैसेंजर को गोली मारने ही जा रहा होता है कि ताई-इन उसे रोक देता है और समझाता है कि अगर वो इनमें से एक भी यात्री को मारकर नॉर्थ कोरिया लेकर जाएगा तो शायद उसका पैसा उसे नहीं मिलेगा, इसीलिए इनका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। जिस पर योंगडाई चाहकर भी उसे मार नहीं पाता, लेकिन उसके किए गए कर्म की सजा देने के लिए चाकू से उसके पैर पर वार करता है, जिससे बूढ़ा इंसान जख्मी हो जाता है। वहीं ताई-इन के दिमाग में एक खुराफात चल रही होती है। वो जानबूझकर प्लेन के फ्यूल इंडिकेटर को तोड़ देता है और फिर प्लेन को साउथ कोरिया की बॉर्डर की तरफ मोड़ देता है। दूसरी तरफ हमें प्लेन में बैठी एक गूंगी बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो अपने बगल में जख्मी व्यक्ति को इशारों ही इशारों में प्रोत्साहन देती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा नॉर्थ कोरिया में भी ख्याल रखूंगी। ये सब देखकर पास ही बैठे योंगडाई को अपनी माँ की याद आ जाती है क्योंकि कुछ साल पहले वो भी अपनी माँ के साथ सुकून से जी रहा था। तभी एक रोज उसके घर पर कुछ पुलिस वाले आते हैं और उससे सवाल करते हैं कि हमें मालूम पड़ा है कि तुम अभी भी अपने नॉर्थ कोरिया में रह रहे भाई से कांटेक्ट में हो। योंगडाई उसकी बात को नकारते हुए कहता है कि नहीं, ये सरासर गलत है, मेरी तो अपने भाई से बात हुए न जाने कितने साल बीत गए हैं। इसी बीच दूसरा पुलिस वाला उसके घर में तलाशी लेने के दौरान जानबूझकर नॉर्थ कोरिया के कुछ पोस्टर्स किताबों में छुपा देता है और सबूत के तौर पर योंगडाई को फंसा देता है। ये देखकर योंगडाई खुद भी दंग रह जाता है। वो समझ जाता है कि उसे फंसाया जा रहा है, जिसके बाद दोनों पुलिस वाले मिलकर उसे मारने लगते हैं। वो उनसे बार बार गुजारिश करता है कि वो बेकसूर है, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक भी नहीं सुनते और फिर उसे मार मार कर पुलिस स्टेशन ले आते हैं। बेचारी योंगडाई की गूंगी माँ अपने बेटे को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन गंभीर रूप से बीमार होने की वजह से चल भी नहीं पाती और ना ही कोई उस पर तरस खाता है। फिर कुछ साल बाद जब योंगडाई बिना अपराध की सजा काटकर घर वापस आता है तो देखता है कि भीतर से एक बहुत ही गंदी दुर्गंध आ रही है, जो कि किसी और की नहीं बल्कि उसकी मरी हुई माँ की कई दिनों से पड़ी हुई लाश की बदबू थी। बस इसी दिन से योंगडाई के दिल में साउथ कोरियाई लोगों के खिलाफ नफरत पैदा हो गई थी और वो समझ चुका था कि वो लोग कभी भी उसे अपना नहीं मानेंगे। इसीलिए एक अच्छी और शांति प्रिय जिंदगी जीने के लिए उसे नॉर्थ कोरिया अपने भाई के पास वापस लौटना पड़ेगा। इसी के साथ ही कहानी वर्तमान में आ जाती है, जहां पर ग्यूसिक उसे बताता है कि प्लेन का फ्यूल खत्म होने वाला है, हमें जल्द से जल्द लैंड करना पड़ेगा और वैसे भी हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है और अब हम नॉर्थ कोरिया पहुंच चुके हैं। हकीकत में वो लोग उसे बेवकूफ बना रहे थे क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि योंगडाई ने कभी भी नॉर्थ कोरिया को करीब से नहीं देखा है, ऐसे में वो उनकी बातों में आसानी से आ जाएगा। लेकिन जब प्लेन जमीन की सतह के थोड़ा नजदीक आता है तो योंगडाई को वहाँ का नजारा देखकर साफ साफ समझ में आ जाता है कि वो नॉर्थ कोरिया नहीं बल्कि साउथ कोरिया है और इसी गुस्से में वो एक लड़के के हाथ में बॉम्ब थमाकर उसे कॉकपिट पर लाकर पटक देता है और दोनों पायलट्स से कहता है कि अगर तुम लोगों ने अभी के अभी प्लेन को टेक ऑफ नहीं किया तो मैं तुम दोनों में से एक को गोली मारूंगा और उसके बाद इस लड़के को उड़ा दूंगा। योंगडाई के सर पर सवार खून को देखकर ताई-इन फौरन प्लेन को टेक ऑफ करता है
और उसे नॉर्थ कोरिया की तरफ मोड़ देता है। लेकिन थोड़ी ही दूर पर उन्हें साउथ कोरिया एयरफोर्स के 2 जेट प्लेन रुकने का निर्देश देते हैं, मगर योंगडाई ताइन को प्लेन सीधे नॉर्थ कोरिया की तरफ आगे बढ़ाने को कहता है। ये बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन थी जैसा 2 साल पहले ताइन के साथ घटी थी। बस फर्क इतना था कि तब वो एयरफोर्स का पायलट था, लेकिन आज वो खुद अगवा यात्रियों में से एक है। इन फाइटर जेट्स का एक पायलट ताइन का पुराना साथी डोंग चियोल होता है, जो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर तुमने ये गलती की तो हमें मजबूरन गोली चलानी पड़ेगी। ताइन कहता है कि अगर तुमने गोली चलाई तो यहाँ पर कोई नहीं बचेगा, जिस पर डोंग चियोल उसे समझाता है कि इस बार सिचुएशन बिल्कुल अलग है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एयरफोर्स के जेट प्लेन भी हमारे पीछे लगे हुए हैं और उन्हें साफ साफ निर्देश दिया गया है कि अगर गलती से भी साउथ कोरिया का कोई भी विमान दिख जाए तो उसे तुरंत नेस्तनाबूद कर दिया जाए। अगर ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ तो नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच जंग हो सकती है। इतनी ही देर में नॉर्थ कोरिया के फाइटर जेट्स भी सामने बॉर्डर पर आ जाते हैं और तभी डोंग चियोल का दूसरा साथी प्लेन के इंजन पर मिसाइल छोड़ने के लिए निशाना साधता है और वो मिसाइल छोड़ने ही वाला होता है कि वहाँ पर डोंग चियोल बीच में आकर अपने साथी को समझाता है। साथ ही साथ वो योंगडाई को बताता है कि वो आखिरी मौका है, तुम नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर पहुंचने वाले हो और वहां पहुंचने के बाद हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम यहीं से प्लेन को मोड़ दो। प्लेन इतनी रफ्तार से चल रहा था कि उसे मोड़ना किसी मंझे हुए पायलट के ही बस की बात थी। और इसी दौरान ग्यूसिक ताइन से कहता है कि तुम्हें किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सबकी जान बचाने का काफी प्रयास किया है। अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। अच्छा यही होगा कि नॉर्थ कोरिया पहुंचने से पहले ही तुम इस प्लेन को क्रैश कर दो, वरना अगर गलती से भी प्लेन नॉर्थ कोरिया पहुंच गया तो यहाँ बैठे लोगों के साथ साथ उनके परिवार वालों की जिंदगी भी बद से बदतर हो जाएगी, बिल्कुल वैसी ही जैसे योंगडाई ने अपने भाई के चलते झेला है। ये सुनते ही ताइन नॉर्थ कोरिया पहुंचने से कुछ ही इंच पहले ही प्लेन को रिवर्स घुमा देता है, जिससे कि प्लेन पूरा 360 डिग्री एंगल में रोटेट होकर उल्टा हो जाता है, जिससे योंगडाई भी धक्का खाकर गिर जाता है, क्योंकि उसने कोई भी सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। जिसके बाद मौका पाते ही ताइन उसको दबोच लेता है। वहीं योंगडाई की बंदूक प्लेन मार्शल के हाथों में आ चुकी थी। इससे पहले कि योंगडाई ताइन को मारता, अचानक एक जोरदार गोली की आवाज आती है, जो कि योंगडाई के पेट को छेद करते हुए निकली थी। ताइन योंगडाई से कहता है, अब ये सब कुछ यहीं पर रोक दो, मैं नहीं चाहता कि तुम मरो, हम तुम्हारा सबसे पहले इलाज करवाएंगे, क्योंकि सबको जिंदा रहने का अधिकार है। मैं चाहता हूँ कि देश जाने कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। इसी दौरान योंगडाई अपने हाथ में रखा बॉम्ब गिरा देता है, जिसके बाद मार्शल उसकी खोपड़ी पर एक और गोली मार देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। मगर ताइन के सामने मौजूद वो बॉम्ब फटने को ही था। सभी खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर सबकी जान बचाने के लिए ताइन एक सीट के पार्ट को लेकर खुद ही उस बॉम्ब के ऊपर लेट जाता है। और जब वो बॉम्ब विस्फोट होता है तब कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं होता, लेकिन ताइन बेहद बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और इस हादसे में वो अपना एक हाथ भी गंवा चुका था। प्लेन स्टाफ के साथ मौजूद बाकी के यात्री मिलकर उसे तुरंत संभालते हैं और फर्स्ट एड देने की कोशिश करते हैं। वहीं ग्यूसिक रेडियो सिग्नल के थ्रू नजदीकी स्टेशन को संदेश देता है कि हाईजैक करने वाला अपहरणकर्ता मारा गया है, लेकिन उनके सामने लैंड करने की कोई भी जगह नजर नहीं आ रही है। आखिर हम करें तो क्या करें? जिस पर ताइन ओके सून को उसे किसी तरह उठाकर पायलट की सीट पर बैठाने के लिए कहता है। ऐसी स्थिति में प्लेन को लैंड करने का उसके पास अच्छा खासा अनुभव था। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी ताइन को अपने से ज्यादा वहां पर मौजूद सभी यात्रियों की फिक्र थी। वो अपनी आखिरी सांस तक उनके लिए लड़ना चाहता था। आखिर यही देशभक्ति तो उसे सेना में सिखाई गई थी। पास की स्थिति का जायजा लेकर वो प्लेन को समुद्र के किनारे उतारने का फैसला करता है और जैसे ही वो गियर से टायर को ओपन करने की कोशिश करता है तो मालूम पड़ता है कि वो डैमेज हो चुके हैं और अब एक ही रास्ता बचा था और वो था मैनुअल स्विच, जिसे खुद कुछ यात्री मिलकर रस्सी के द्वारा खींचकर बाहर निकालते हैं। मगर तभी एक मुसीबत प्लेन के फ्यूल के खत्म होने के रूप में सामने आ जाती है। लेकिन ताइन के हौसले अभी तक डगमगाए नहीं थे। वो खुद एक हाथ से स्टीयरिंग को संभालकर
प्लेन को सफलतापूर्वक समुद्र के किनारे लैंड करवाता है। इस दौरान एक भी यात्री को हल्की सी भी खरोच नहीं आती और सभी जिंदा प्लेन से बाहर निकलते हैं, सिवाय ताई इन को छोड़कर, क्योंकि ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। मगर मरने से पहले उसने कई लोगों को एक नई जिंदगी दे दी थी। इसके बाद हमारे सामने कोरिया में हुई इस खतरनाक घटना से जुड़ी सच्ची तस्वीरों को भी साझा किया जाता है, जिसमें सिर्फ 2 ही लोगों की जान गई थी। एक योंगडाई जिसने प्लेन को हाईजैक किया था और दूसरा सच्चा देशभक्त ताई इन, जिसकी बदौलत सभी यात्री सुरक्षित अपने परिवार के पास वापस लौट सके। आगे चलकर सरकार ताई इन के मृत शरीर को सम्मान के साथ दफन करके उसे अनेकों पुरस्कार से भी नवाजती है, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।